यहाँ से भाई हम लोग अपने लास्ट वाले सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 को स्टार्ट किया था और इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग क्या क्या एक तरीके से पढ़ने वाले हैं उसके बारे में मैंने आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका बैटरी का कॉन्सेप्ट। बैटरी की अगर बात करें तो बैटरी के अंदर क्या होता है, एक तरीके से केमिकल, ठीक है, केमिकल एनर्जी जो है भाई ये किस में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओके, लेकिन अब हम लोग को यहाँ पे समझना होगा भाई कि केमिकल के अंदर ऐसा क्या रिएक्शन होता है कि ओवरऑल आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक तरीके से मिलने लगता है। और बैटरी के वर्किंग प्रिंसिपल को समझने के लिए भाई हम लोग यहाँ पे फिर से इलेक्ट्रोलाइसिस का हेल्प लेंगे और यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बेसिक तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और इस पर्टिकुलर सेशन में बैटरी कैसे काम करता है वो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले एक चीज़ दिमाग में डाल लीजिए, एक होता है सेल, ठीक है। सेल का मतलब क्या होता है, सेल और बैटरी में क्या डिफरेंस है भाई। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक प्लेट इस तरीके से दिखाऊँ, दोनों के बीच में सेपरेशन दिखाऊँ, भी समझ में आया क्या होता है। एक वोल्टेज सेल आज आपका कंप्लीट हो जाएगा तो ये अपने आप में सेल होता है, ठीक है। लेकिन वही अगर आपके पास बहुत सारे सेल्स हैं ऐसे सीरीज में लगा दीजिए, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, बैटरी बन जाएगा। तो बैटरी क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। और सेल का मतलब क्या है, एक प्लेट और इन दोनों के बीच में सेपरेशन होता है, ठीक है। इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसी तरीके से क्यू सेल का रिप्रेजेंटेशन होता है, जब आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग कल वाले सेशन के ऊपर एक बार ओवरऑल रिवीजन डालते हैं। कल हम लोगों ने भाई सबसे ज़्यादा फोकस किया था इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर। इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब क्या, लिक्विड कंडक्टर जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग लिक्विड कंडक्टर बोलेंगे। और लिक्विड के अंदर जो करंट का कंडक्शन होता है वो किसके कारण होता है, सिर्फ और सिर्फ आयोन्स के कारण। आज आपको ये भी समझ में आ जाएगा लिक्विड के अंदर आयोन्स कैसे रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के कंडक्शन के लिए, है ना। तो हम लोगों ने देखा था भाई कि अगर आप एक पानी लें बीकर के अंदर और इस पानी के अंदर अगर आप NaCl मीन्स नमक को एक तरीके से मिला लें या फिर कॉपर सल्फेट को एक तरीके से मिला लें या फिर सिल्वर नाइट्रेट को एक तरीके से मिक्स कर दें तो ओवरऑल पानी का जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है ये काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, जिसके कारण, और अगर आप यहाँ पे इनके ऊपर फोकस करेंगे तो ओवरऑल ये क्या है भाई, एक मेरा जैसे अगर मैं यहाँ पे NaCl की बात करूँ तो Na क्या है, अपने आप में मेटल है और क्लोरीन के अपने आप में नॉन मेटल है ना। तो कल ही मैंने आपको बताया था कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं, है ना। तो क्योंकि हर एक एटम का क्या एक तरीके से काम है, इस दुनिया में हर एक चीज़ का अपना अपना एक काम है भाई, ठीक है। इन लोगों का क्या काम है, ये अपने वैलेंस बैंड को हमेशा क्या करना चाहते हैं, भर करके रखना चाहते हैं। अगर कंप्लीटली फिल है तो इनर्ट में आ जाएगा, इनर्ट गैस, यानी वो किसी से भी रिएक्ट नहीं करेंगे भाई, ठीक है। अगर आपने बॉन्डिंग पढ़ा होगा, कोवलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्डिंग, है ना, तो आपस में रिएक्शन किसके कारण करते हैं, आपस में जुड़ने के कारण, बॉन्डिंग बनाने के कारण। तो अगर यहाँ पे सोडियम की बात करें तो ऑलरेडी आपको पता है, ये मान लेते इसका न्यूक्लियस हो गया, इसका फर्स्ट ऑर्बिट, तो फर्स्ट ऑर्बिट में क्या है, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं, सिर्फ 2। इसका मतलब क्या, ये फर्स्ट ऑर्बिट फुल है, एक तरीके से कंप्लीटली फुल है, ये हैप्पी है। सेकेंड ऑर्बिट की बात करें तो इसमें आपका 8 इलेक्ट्रॉन, है ना। सोडियम का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 11, मीन्स 11 प्रोटॉन इसके पास और 11 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, है ना। तो इसमें आपके 8 इलेक्ट्रॉन एक तरीके से एग्जिस्ट करेंगे। इसका मतलब क्या, ये भी ऑर्बिट एक तरीके से कंप्लीटली फुल है। लेकिन अगर हम लोग थर्ड ऑर्बिट की बात करें जिसको हम लोग वैलेंस बैंड बोलेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बच रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसको और कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 17 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, क्योंकि थर्ड ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना आप डाल सकते हैं, 18 डाल सकते हैं, ठीक है भाई। तो ओवरऑल इसको 17 इलेक्ट्रॉन कोई देगा नहीं, तो ये भी क्या है, अनस्टेबल है। तो ओवरऑल क्या करता है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज कर देगा। तो ओवरऑल क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसको लूज करना काफ़ी ईजी हो जाता है भाई, ठीक है। तो जैसे ही लूज करेगा तो ओवरऑल ये ऑर्बिट भरा हुआ, ये ऑर्बिट भरा हुआ, इसका मतलब क्या, स्टेबल हो गया। लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ओवरऑल इस सोडियम के ऊपर क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का कमी हो चुका है। ओके, और वही अगर हम क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन में क्या होता है, ये नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल क्या होता है, अपने वैलेंस बैंड को भरने के लिए दूसरों से इलेक्ट्रॉन एक तरीके से लेता है। तो अगर इसने इलेक्ट्रॉन लिया है किसी से भरने के लिए, यानी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आगे से होगा, नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो ओवरऑल एक मेटल है और एक नॉन मेटल है, तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में हमेशा कौन सा बॉन्डिंग होता है, आयोनिक बॉन्डिंग होता है। आयोनिक कहने का मतलब क्या,
ये इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज दोनों के बीच में क्या हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, दोनों आपस में जुड़े हुए रहेंगे। क्लियर हो गया। और ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक में बताया था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे डिपेंड करता है, परमिटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम लोग एयर की बात करते हैं, एयर का रिलेटिव परमिटिविटी 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन वही अगर आप इसको पानी में डालेंगे तो परमिटिविटी काफ़ी हाई होने के कारण फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी कम हो जाएगा क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी बढ़ गया है। तो ओवरऑल ये फिर से स्प्लिट आउट हो जाएगा Na+ और Cl- में। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखें Ag मीन सिल्वर है, ये मेटल हो गया, ये नॉन मेटल हो गया है ना। तो इस तरीके से एक के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आपस में बंधे हुए रहते हैं। पानी में डालिएगा तो फिर से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। कॉपर सल्फेट, कॉपर के अपने मेटल है, ये क्या है अपने में नॉन मेटल, तो इस तरीके से जुड़े होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट को पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक बिहेवियर ऑफ लिक्विड्स। तो पहला लाइन लिखा हुआ है वैसे लिक्विड जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंसुलेटर। जैसे मिनरल ऑयल हो गया या फिर डिस्टिल वाटर हो गया। जैसे अगर आपने ट्रांसफार्मर पढ़ा होगा भाई, तो ट्रांसफार्मर के टैंक में हम लोग ऑयल डालते हैं ना, जो हम मिनरल ऑयल बोलते हैं उसको। तो वहाँ पे वो जो ऑयल है वो ऑयल क्या एक तरीके से काम करता है, कूलिंग का भी काम कर रहा था और वो इंसुलेशन भी प्रोवाइड कर रहा था। मीन्स मिनरल ऑयल क्या होता है, एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। सेकेंड पॉइंट में क्या बोला है, हम लोग को ऑलरेडी पता है जितने भी कंडक्टर होते हैं, यानी जितने भी मेटल्स होते हैं भाई, जितने भी मेटल्स हो गए, जैसे एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, इनमें जो करंट का कंडक्शन होगा किसके कारण होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। ठीक है, मेटल्स में हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे मर्क्यूरी की बात करें तो मर्क्यूरी क्या है, ये अपने आप में मेटल है भाई, लेकिन ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, तो मर्क्यूरी में भी क्या होगा, जो कंडक्शन होगा वो एक तरीके से फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होगा। ये एकमात्र ऐसा लिक्विड है जो कि मेटल होता है। ठीक है भाई, तो जितने भी मेटल्स हैं, फिर चाहे लिक्विड स्टेट में रहें या फिर सॉलिड स्टेट में रहें, उनमें जो आपका कंडक्शन होता है किसके कारण होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ये सब एमसीक्यूज बनते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल के अंदर, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम लोग थर्ड पॉइंट की बात करें तो वैसे लिक्विड्स जिनमें करंट का कंडक्शन होता है सिर्फ और सिर्फ आयोन्स के कारण, उनको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। जैसे पानी के अंदर आपने कॉपर सल्फेट मिला दिया, सिल्वर नाइट्रेट मिला दिया, फिर NaCl मिला दिया, ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स बन जाएगा। और इसके अंदर जो कंडक्शन होता है आयोन्स के कारण होता है। आयोन्स के कारण कैसे कंडक्शन होता है अभी आपको मैं समझाऊंगा। अभी वोल्टेइक सेल आज आपका स्टार्ट होगा भाई। ओके, अब हम लोग आगे आते हैं। ये सब इसलिए बता रहा हूँ ताकि हम लोग का कुछ भी मिस ना हो। देखिए भाई, कल मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइसिस का ओवरऑल एक डेमो दिया था, मीन्स इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है। ओके, अब हम लोग का यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है बैक ईएमएफ का, या फिर इसको बोलते हैं पोलराइजेशन पोटेंशियल। ये क्या होता है इस पर भी हम लोग बात करेंगे। एक्चुअली ये जो बुक है ना कवि के मेहता, जैसे आप जब 12th पढ़ेंगे भाई, तो 12th के अंदर ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है ना अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत ज़्यादा डिटेल में जाता है। लेकिन ये जो वी के मेहता है, क्योंकि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर आ चुके हैं, तो यहाँ पे आपको एक ओवरऑल समरी दिया जाएगा, हर एक चीज़ को डिटेल में नहीं बताया जाएगा। ठीक है, तो ये बैक ईएमएफ क्या होता है इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके लिए हम लोग को पहले वोल्टेइक सेल समझना होगा। उसके बाद इसने डायरेक्ट यहाँ पे फैराडे लॉज एक तरीके से घुसा दिया है। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को समझने के लिए पहले आपको वोल्टेइक सेल समझना होगा। ओके, पूरा कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपको ये सब समझ में आएगा। ये तो बस आपका समरी दिया हुआ है। ये बुक एज्यूम करके चलता है कि आपने ये सब ऑलरेडी पढ़ा हुआ है डिटेल में पहले से। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे फैराडे लॉ का 2 लॉ है, फर्स्ट और सेकेंड लॉ। यहाँ पे देखिए ये आपका एक तरीके वोल्टेइक सेल का एक तरीके वर्किंग प्रिंसिपल, इसमें हम लोग बात करेंगे। तो अभी ये सब को पॉज करके हम लोग को जो जो अभी चाहिए, जो नीड है इन लॉ को समझने के लिए, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस एक तरीके से अगर आपको समझना है डिटेल में, तो पहले हम लोग यहाँ पे फिर से कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर अभी बात करेंगे भाई। देखिए यहाँ पे हम लोग का स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस बताया मैंने आपको एक प्रिंसिपल है, और इस प्रिंसिपल के अंदर 2 चीज़ पढ़ते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। सबसे पहला था इलेक्ट्रोप्लेटिंग और दूसरा मैंने आपको बताया था बैटरी। ओके, बैटरी बोलिए या फिर सेल बोलिए। ठीक है, तो ओवरऑल अभी हम लोग बैटरी को एक तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी एक सिंगल सेल एक तरीके से कैसे काम करता है, फिर एक सिंगल सेल के अंदर कैसे केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में एक तरीके से आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ भाई। आप इमेजिन कीजिए बिल्कुल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का शुरुआत हो रहा है।
अभी आप इस अर्थ पे, अर्थ मीन्स धरती, ठीक है, इस अर्थ पे आप पहले इंसान हैं, फर्स्ट पर्सन है जो एक तरीके से पहली बार सेल बनाने जा रहा है, ठीक है भाई। यानी आप कह सकते हैं यहाँ पे आप सेल को इन्वेंट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, लैब के अंदर क्या हुआ भाई, हम लोगों ने एक बीकर लिया और इस बीकर के अंदर सबसे पहले पानी डाला इस तरीके से, ठीक है। और इस वाटर के अंदर भाई हम लोगों ने कॉपर सल्फेट डाल दिया। अब कॉपर सल्फेट जैसे पानी में जाएगा तो क्या हो जाएगा ओवरऑल, इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, यानी इसी फिगर को मैं बड़ा करके दिखाता हूँ भाई, ठीक है, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे चीज़ों को डिटेल में समझना होगा। इसको मैं मिटा देता हूँ। कैसे आपका एक तरीके से सेल का इन्वेंशन हुआ ये आज आपको समझ में आ जाएगा। ये मान लेते हैं मेरा बीकर है, इसमें पानी भरा हुआ था, ओके, और इस पानी के अंदर हम लोगों ने क्या किया है, कॉपर सल्फेट डाला है। तो ओवरऑल Cu, क्योंकि ये मेटल है तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, SO4 प्लस प्लस होगा, ये माइनस माइनस। इस तरीके से भाई आपके जो आयोन्स हैं इस लिक्विड के अंदर यानी इस सॉल्यूशन के अंदर इस तरीके से फ्लोट करेंगे, ठीक है। आयोन्स एक तरीके से फ्लोट कर रहा है सॉल्यूशन के अंदर। हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे एक जिंक का भाई, जिंक का, ठीक है, जिंक का एक तरीके से इलेक्ट्रोड डाल दिया, ठीक है। ये मेरा Zn है, यानी ये मेटल है अपना, तो सॉलिड पीस इलेक्ट्रोड डाल दिया हम लोगों ने। तो कुछ देर के बाद, कुछ समय के बाद यहाँ पे क्या हुआ, ये जो जिंक है ना, ये जिंक धीरे धीरे नीचे से थिन होने लगा, मीन्स पतला होने लगा, गलने लग गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोगों ने ऑलरेडी बात किया है, ये जिंक अपने आप में क्या है, सॉलिड है। इसको जूम करके देखेंगे तो उसमें बिलियंस ट्रिलियंस क्या होंगे, एक तरीके से जिंक के एटम होंगे। और क्योंकि ये सॉलिड पीस है, इसका मतलब क्या हुआ भाई, आपको थोड़ा सा केमिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए। जैसे ही मेटल है ना, तो मेटल में आपका मेटालिक बॉन्डिंग होता है। मेटालिक बॉन्डिंग कैसे होता है, तो इनके जो चार्ज होते हैं दूर दूर तक स्प्रेड होते हैं, ठीक है। तो एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन इनमें फ्लोट होता रहता है, ठीक है। माइक्रोस्कोप आप यूट्यूब पे एक बार देखिएगा, हाँ, मेटालिक बॉन्डिंग, ठीक है, माइक्रोस्कोप के अंदर जूम करके, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। तो ओवरऑल समझिए, जैसे ही आपने सॉल्यूशन के अंदर डाला है भाई, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ समय के बाद आपका ये जिंक का जो टुकड़ा है धीरे धीरे गलने लग रहा है, नीचे से पतला होने लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब भाई कि ये जो जिंक एटम है, ये जिंक एटम धीरे धीरे क्या हो रहा है, टूट करके इस सॉल्यूशन के अंदर मिक्स हो रहे होंगे भाई। इसके अंदर अगर मान लेते हैं 10,000 एटम है जिंक के, क्योंकि हर एक चीज एटम से ही मिल करके बना हुआ है ना। अगर ये धीरे धीरे नीचे से गल रहा है, पतला होते जा रहा है, इसका मतलब आप क्या कहेंगे कि इस इलेक्ट्रोड से जो जिंक के एटम है वो निकलते चले जा रहे हैं, है ना। तभी तो ये एक तरीके से गलते चला जा रहा है। फिर इसका जो वेट है वो वेट में कमी आते जा रहा है ना। तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा भाई कि ये जिंक का जो इलेक्ट्रोड है धीरे धीरे पतला होता जा रहा है, गलते चला जा रहा है, ओके। उसके बाद ये जो आपका कॉपर सल्फेट, यहाँ पे देखिए CuSO4, इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट, ओके। जब आप जनरल साइंस पढ़ेंगे तो आपसे 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई। देखिए, इसको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ ताकि आपका यहाँ पे जनरल साइंस भी स्ट्रांग हो जाए। इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट। ये कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है, क्रिस्टल फॉर्म में ब्लूइश कलर का होता है, ओके। इसका फार्मूला यहाँ पे है CuSO4, और इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं नीला थोथा। आपसे बुक में पूछेगा नीला थोथा है, फिर तूतिया, फिर कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो कैसा होता है ना, तो ब्लू कलर का होता है। तो ओवरऑल अगर आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखें, आपके लिए मैंने अटैच कर दिया है, इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा आपके जनरल साइंस में, अगर आपने कभी पढ़ा होगा लूसेंट ये सब। तो इसमें देखिए जिंक सल्फेट ये बार बार पूछेगा, फेरस सल्फेट, जिंक सल्फेट मतलब ZnSO4, ठीक है भाई। फेरस सल्फेट मीन्स FeSO4, कॉपर सल्फेट मीन्स CuSO4, ओके। उसके बाद फिर आपका एल्युमिनियम सल्फेट, तो इनका कलर पूछता है। तो ओवरऑल यहाँ पे आपका मेंशन किया गया है, इसको आप देख लीजिए। जो जिंक सल्फेट होता है, जिंक का जो होता है भाई कलरलेस होता है, ठीक है। फिर बुक में आपका वाइट कलर बोलेगा कि वाइट कलर होता है। फेरस जो होगा आपका, फेरस का एक तरीके से ग्रीनिश होता है, ठीक है, फेरस का लाइट ग्रीन, ठीक है। जिंक सल्फेट का कलरलेस। कॉपर सल्फेट जो भी हम लोग अपने पानी के अंदर डाल रखे हैं, इसका ब्लूइश कलर होता है, ठीक है। वहाँ पर आप देख रहे हैं एक तरीके से क्रिस्टल के फॉर्म में है, इसको पानी में डालेंगे तो आयंस के रूप में टूट जाता है, पूरे पानी को क्या कर देता है, ब्लूइश कलर बना देता है, ठीक है। एल्युमिनियम सल्फेट की बात करें तो ये भी आपका कलरलेस होता है, ओके। इसी को हम लोग कॉपर सल्फेट को नीला थोथा भी बोलते हैं।
तो ओवरऑल समझिए इस बीकर के अंदर क्या है, ये पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है भाई कॉपर सल्फेट डालने के कारण ही क्या है, ब्लूइश कलर का, ठीक है, ब्लू कलर का। तो ओवरऑल देखिए क्या हो रहा है, जब ये धीरे धीरे गलना स्टार्ट हो रहा है, गलना मतलब क्या है, ये जिंक एक तरीके से ब्रेक डाउन हो रहा है। तो कैसे ब्रेक डाउन होगा, सॉलिड से अगर ये लिक्विड में मिक्स हो रहा है भाई, कोई भी अगर सॉलिड टूट रहा है, कब टूटेगा, जैसे अगर जिंक न्यूट्रल है अपने आप में, बहुत सारे एटम जिंक के न्यूट्रल हैं, तो ये आपस में एक तरीके बॉन्डिंग बना लेता है भाई, आपस में जुड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन मान लेते हैं एक जिंक को अगर मुझे यहाँ पे निकालना होगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसके ऊपर एक चार्ज आ जाएगा, ठीक है, प्लस प्लस 2 चार्ज आएगा। तो ओवरऑल भाई आयोन्स जो होते हैं ना, आयोन यानी वैसे एटम जिनके ऊपर चार्ज होता है वो सॉलिड का हिस्सा नहीं रहता है, इस चीज़ को समझिए आप। तो ओवरऑल जिंक जो है यहाँ से टूट करके सॉल्यूशन में मिक्स हो रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ से जिंक निकल रहा है, मान लेते हैं एक को मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे Zn++, ठीक है, क्लियर हुआ। उसी तरीके से 2-3 और दिखा देता हूँ, Zn++, ठीक है। अब 2 चार्ज क्यों आ रहा है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखिएगा भाई। अब मेटालिक बॉन्डिंग समझिए ना क्या होता है, ओके, फिर क्लियर हो जाएगा आपका। तो ओवरऑल यहाँ से जिंक टूट के सॉल्यूशन के अंदर मिक्स होते चले जा रहा है। अब देखिए सबसे पहला यहाँ पे क्या देखने को मिला, ये पतला होते जा रहा है। उसके बाद जब जिंक इस सॉल्यूशन के अंदर मिक्स हो रहा है, तो ओवरऑल यहाँ पे होता क्या भाई, देखिए क्योंकि भाई इसके ऊपर मैंने यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज दिखाए हैं, ठीक है। 2 पॉजिटिव चार्ज कहने का मतलब क्या, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो इलेक्ट्रॉन कहाँ रह जाता है, इसी के अंदर रह जाता है, ठीक है। ये जो आपका इलेक्ट्रोड है, इसी के अंदर आपका 2 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट कर जाएगा, इसी के अंदर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एक चीज़ समझिए, इलेक्ट्रॉन कभी भी लिक्विड के अंदर या फिर सॉल्यूशन के अंदर फ्लोट नहीं करता है, ठीक है। तो अगर इसके ऊपर मैंने 2 चार्ज दिखाए थे, तो क्या इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन का कमी है, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ है, एक तरीके से इस इलेक्ट्रोड के पास, इलेक्ट्रोड के अंदर। तो ओवरऑल ये जो आपका कॉपर प्लस है भाई, ये ओवरऑल क्या करेगा, ये इस इलेक्ट्रॉन के पास, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज ओवरऑल अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो ओवरऑल जैसे ही कॉपर प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन यानी यहाँ पे आ जाएगा, चिपक जाएगा, और इससे ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के अपने आप को न्यूट्रल कर लेगा, ठीक है। तो ओवरऑल अगर यहाँ पे अगर मैं मैथमेटिकली लिखूँ, देखिए जो मेरा जिंक था ये किस में था, सॉलिड स्टेट में था। ये क्या हो गया, इसने क्या किया है, एक तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है। तो लूज करने का मतलब देखिए, केमिस्ट्री में हम लोग कभी भी नेगेटिव साइन नहीं लिखते हैं भाई, ठीक है। पहले मैं आपको एक बच्चे की तरह लिख के दिखा रहा हूँ, ये जिंक था सॉलिड के फॉर्म में, इसमें से मेरा क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकला, तो ओवरऑल किस में कन्वर्ट हुआ, एक तरीके से इसके ऊपर आ गया Zn++। लेकिन केमिस्ट्री में हम लोग कभी भी नेगेटिव साइन नहीं लिखते हैं इक्वेशन के अंदर। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, जो मेरा Zn था, जिंक था, जो सॉलिड फॉर्म में था, इसको मैं उधर लिखूं तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, Zn++ में हुआ, और इस -2 इलेक्ट्रॉन को मैं इधर लिख सकता हूँ, ये प्लस में हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ओवरऑल मेरा ये इक्वेशन हुआ। केमिस्ट्री के अंदर कभी भी हम लोग इक्वेशन के अंदर माइनस साइन नहीं दिखाते हैं, इसलिए हम लोग इस इक्वेशन को पहले मैंने सिंपल वे में आपके लिए लिखा कि ये मेरा पूरा क्या था, सॉलिड था, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, तो ओवरऑल ये मेरा Zn++ बना। लेकिन इसी इक्वेशन को मैं ऐसे अरेंज करके लिख सकता हूँ, Zn मेरा सॉलिड स्टेट था, ये क्या हो गया, Zn++ बनेगा कब, जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर देंगे, ठीक है, उधर से आपका आ गया। तो ओवरऑल ये जो आपका 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, किसके पास है, इलेक्ट्रोड के पास है, इलेक्ट्रोड के अंदर, ठीक है। जिंक का जो इलेक्ट्रोड है वहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसके पास क्या हो रहा है, कॉपर अट्रैक्ट होकर के आ रहा है। तो दूसरा जो इक्वेशन हो रहा है यहाँ पे Cu++, इसके साथ क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है। तो ओवरऑल क्या बन गया, एक तरीके से कॉपर बन गया। कॉपर क्या होता है, अपने आप में न्यूट्रल बन गया, तो न्यूट्रल क्या होता है, सॉलिड स्टेट में हो जाता है भाई, ठीक है। तो ओवरऑल समझिए यहाँ पे होगा क्या, सबसे पहला यहाँ पे आपने क्या ऑब्जर्व किया कि आपका जो जिंक है ये गलते चला जा रहा है, मींस इसका ये थिन होते चला जा रहा है, ठीक है। दूसरा जो कॉपर प्लस है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट हो जा रहा है, मींस न्यूट्रल एटम हमेशा सॉलिड स्टेट में लेता है। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, नीचे में पानी के नीचे में यानी सॉल्यूशन के नीचे में बैठने लगेगा भाई, कॉपर यहाँ पे नीचे आकर बैठने लगेगा, ठीक है, नीचे जमने लगेगा। कॉपर का कलर कैसा होता है, ब्राउनिश कलर होता है, या फिर हल्का गोल्डन कलर होता है ना। तो नीचे में आपका ये एक तरीके से ब्राउनिश कलर का आपको एक छोटा सा यहाँ पे जमाव टाइप का दिखेगा, ओके। उसके बाद यहाँ पे जब हम लोगों ने थर्मामीटर लगाया, ठीक है, थर्मामीटर एक तरीके से लगाया है, तो थर्मामीटर से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है मेरा थर्मामीटर का टेम्परेचर एक तरीके से राइज अप होते चला जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर कुछ ना कुछ केमिकल इफेक्ट यानी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो ही रहा है, क्योंकि इसका भाई ओवरऑल क्या हो रहा है, एक तरीके से फिजिकल स्टेट जो है चेंज होते चला जा रहा है ना, ये गलते चला जा रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ओके।
तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उस केमिकल रिएक्शन के कारण क्या हो रहा है, हीट, मतलब वो केमिकल रिएक्शन एक तरह हीट एनर्जी में एक तरह कन्वर्ट हो रहा है। वही हीट एनर्जी कौन बता रहा है, एक तरह थर्मामीटर आपको एक तरह शो कर रहा है, क्योंकि टेम्परेचर आपका एक तरीके से बढ़ते चला जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे ओवरऑल 3 चीज़ देखने को मिलता है। जिंक पतला होते चला जाता है, सॉल्यूशन के अंदर आपका ये कॉपर एक तरीके से नीचे बैठते चला जा रहा है। उसके बाद क्योंकि ये जो पूरा सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन का कलर कैसा था, ब्लूइश कलर था, तो ये जब रिएक्शन होना स्टार्ट होता है तो ओवरऑल ये ब्लूइश कलर किस में कन्वर्ट हो जाता है, कलरलेस में। ठीक है, यानी इसका जो ब्लूइश कलर है वो फेड होने लगता है भाई। ठीक है, यानी ये कुछ समय के बाद धीरे धीरे क्या हो जाएगा, पूरा सॉल्यूशन कलरलेस हो जाएगा। जहाँ वाटर का कलर कैसा होता है, कोई कलर नहीं, कलरलेस होने लगेगा। तो ये जो ब्लूइश कलर था स्टार्टिंग में, ब्लूइश कलर किसके कारण था, ब्लूइश कलर था भाई ये जो आपने ऐड किया ना CuSO4। ठीक है, तो इसको जब आप स्प्लिट करेंगे लिक्विड के अंदर तो ये Cu++ और ये SO4-। ठीक है, तो पानी में ही तैर रहा था। ठीक है, इसके कारण क्या था, आपका ब्लूइश कलर एक तरीके से आपका पानी का बना होता है, फिर आपके सॉल्यूशन का बना होता है। लेकिन आप देख रहे हैं ये जो कॉपर है, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक तरीके से यहाँ से इलेक्ट्रोड से ले रहा है और ओवरऑल ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, कॉपर में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो जैसे जैसे रिएक्शन होते चला जाएगा वैसे वैसे जितने भी कॉपर प्लस आयोन्स जो इस सॉल्यूशन के अंदर फ्लोट कर रहे थे वो ओवरऑल किस में एक तरीके से डिपॉजिट होते चले जा रहे हैं, कॉपर में। ठीक है, कॉपर में एक तरीके कन्वर्ट होते चला जा रहा है ना। और क्योंकि अब सॉल्यूशन के अंदर Cu++ आयोन्स है ही नहीं, तो ओवरऑल ये पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन का कलर होगा वो क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा, या फिर कहिए कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, तो जिंक आपका यहाँ पे पतला होते चला जाता है, जो आपका कॉपर है, कॉपर प्लस ये नीचे में सॉलिड के रूप में जमते चला जाएगा, और जो ओवरऑल सॉल्यूशन का कलर है ये क्या हो जाएगा, फेड होते चला जाएगा, या फिर कहिए कलरलेस हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे हम लोग का एक तरीके से पूरा केमिकल रिएक्शन किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है, जो कि आपको थर्मामीटर यहाँ पे बताएगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है भाई, ये हीट एनर्जी आ कहाँ से रहा है। तो ओवरऑल अगर आप ध्यान से देखेंगे भाई, तो ये जो कॉपर्स के आयोन्स थे Cu++, इनका मूवमेंट हो रहा है, ये एक तरीके से ट्रैवल कर रहे हैं एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन, और ये कहाँ से कहाँ की तरफ जा रहे हैं, ये सारे के सारे कॉपर आयोन्स इस इलेक्ट्रोड के पास जा रहे हैं। तो आप कह सकते हैं इस लिक्विड के अंदर या फिर सॉल्यूशन के अंदर क्या हो रहा है, मेरा आयोन्स एक तरीके से ट्रैवल कर रहा है, और ये आयोन्स कुछ नहीं, आयोन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं भाई। ठीक है, तो चार्ज एक तरीके से फ्लो कर रहा है, और कहीं पर भी अगर चार्ज का एक तरीके से मोशन होता है, फिर मूवमेंट होता है, फिर फ्लो होता है, उसको हम लोग करंट बोलते हैं। ठीक है, तो इस आयोन्स के फ्लो के कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग को करंट देखने को मिल रहा है, और कहीं पे भी करंट फ्लो हो रहा है तो ओवरऑल वहाँ पे रेजिस्टेंस के कारण, अब बोलिएगा इस लिक्विड के अंदर रेजिस्टेंस कहाँ से आ जाएगा, इस पे भी हम लोग बात करेंगे भाई। सब चीज़ धीरे धीरे मैं बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे मर्ज करना पड़ेगा मुझे चीज़ों को समझाने के लिए। तो ओवरऑल समझिए, चार्ज फ्लो होने के चलते मीन्स करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो ऐसा मतलब क्या, यहाँ पे आपका हीटिंग इफेक्ट आएगा I² और जितना टाइम के लिए हो रहा है T, तो ओवरऑल आपका यही हीट के फॉर्म में ये आपका थर्मामीटर एनर्जी को शो कर रहा है। ठीक है, अब देखिए, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर रह करके एक मेटल की बात करें भाई, मेटल मीन्स सॉलिड कंडक्टर। ठीक है, सॉलिड कंडक्टर की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होता है बताइए, यहाँ पे जैसे ये मान लेते हैं एल्युमिनियम का वायर है, तो इसमें आपका इलेक्ट्रॉन एक तरीके से मूव करेगा, जैसे आप पोटेंशियल देंगे है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, तो ओवरऑल जिगजैग मोशन में कॉलिजन कारण हीट इफेक्ट आता है, जो हम लोग रेजिस्टेंस के रूप में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो मेरा रेजिस्टेंस R क्या होता है, ρL/एरिया, समझ में आया। तो एरिया क्या है, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, L क्या है, ये लेंथ हो गया, रो क्या है, मटेरियल का नेचर, मटेरियल पे एक तरीके से डिपेंड करता है ना। तो उसी तरीके से जब आप इलेक्ट्रो केमिस्ट्री के अंदर आएंगे तो यहाँ पे भी भाई, यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है ना, इस इलेक्ट्रोड का जो भी एक तरीके से यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड का जो भी आपका लेंथ होगा इसको L बोलते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर हमेशा हम लोग 2 इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रोड के बीच में जो आपका सॉल्यूशन का जो गैपिंग होगा, ये जो भी एरिया होगा इसके लिए हम लोग एरिया कंसिडर करते हैं। ठीक है, और रो आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी जैसे आप एक नॉर्मल कंडक्टर के लिए, सॉलिड कंडक्टर एज्यूम करते हैं R ρL/एरिया, उसी तरीके से आपका इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर में भी होता है, एरिया होगा, यहाँ पे आपका लेंथ होगा, और वहाँ पे आपका ये जो रो दिखा रहा है उसी तरीके से यहाँ पे भी होता है। तो इसमें आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस मिलता है, जो कि आपका हीट के फॉर्म में उसको, मतलब जो करंट फ्लो रहा है उसको हीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यानी लैब में सबसे पहले हम लोगों ने इस तरीके का एक्सपेरिमेंट देखा, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जो भी मेरा
केमिकल रिएक्शन हो रहा है इस बीकर के अंदर, उसके कारण जो भी मेरा हीट एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है भाई, वो हीट एनर्जी तो हम लोगों ने यूटिलाइज किया ही नहीं ना, वो तो यूजलेस हो गया ना भाई। इसका हम लोगों ने कहाँ पे यूज़ किया, कहीं पे भी यूज़ नहीं किया आपने बेनिफिशियल के लिए। तो हम लोगों ने फिर क्या किया है, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है, और अभी जो हम लोगों ने मॉडिफिकेशन किया है, इसी मॉडिफिकेशन पे आपका वोल्टाइक सेल एक तरीके से काम करता है। देखिए वोल्टाइक सेल बोलिए, गैल्वेनिक सेल बोलिए, फिर ठीक है, सब एक ही चीज़ है भाई। हम लोगों ने वहाँ पे एक बीकर लिया था, यहाँ पे हम लोग 2 बीकर एक तरीके से लेकर के चल रहा है। और इसमें मान लेते हैं भाई, इसमें मान लेते हैं हम लोग जिंक का इलेक्ट्रोड डाल रहे हैं, और ये पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है। इस बीकर के अंदर इस तरीके का पानी भरा हुआ है, और इसके अंदर क्योंकि हम लोगों ने जिंक इलेक्ट्रोड लिया है, पता नहीं आपको ये कलर दिखेगा या नहीं दिखेगा भाई, ठीक है, इसलिए डार्क कलर ले रहा हूँ। इसके अंदर हम लोगों ने ZnSO4 का एक तरीके से सॉल्यूशन कर दिया, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा Zn++ और SO4-, ठीक है। इस तरीके से पूरे सॉल्यूशन के अंदर स्प्लिट हो रखा है, तैर रहा है एक तरीके से। और इस साइड में हम लोगों ने एक कॉपर लिया है, ठीक है, यहाँ पे कॉपर ले लिया हम लोगों ने, और इस साइड में हम लोगों ने फिर से पानी भरा, उस पानी के अंदर हम लोगों ने क्या किया है, एक तरीके से कॉपर सल्फेट का यानी CuSO4 को एक तरीके से मिला दिया, यानी ये स्प्लिट हो जाएगा पानी में डालते ही, तो Cu++ और SO4-, इस तरीके का हम लोगों ने 2 बीकर दिखाया, ओके। और हम लोगों ने इन दोनों को एक तरीके से वायर से कनेक्ट कर दिया, क्योंकि भाई अभी जो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट देखा था, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, उसमें क्या हो रहा था, करंट फ्लो हो रहा था ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयोन्स, लेकिन उस करंट को हम लोगों ने कहीं पे भी यूटिलाइज नहीं किया अपने फ़ायदे के लिए, क्योंकि हम लोग उस करंट को कहाँ फ्लो करवाएंगे, जब तक कि वो किसी वायर से एक तरीके से फ्लो ना हो, तब तक हम लोग उस करंट को कभी भी यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। तो हम लोगों ने इस तरीके का मॉडिफिकेशन किया भाई, और ये दोनों इलेक्ट्रोड को हम लोगों ने वायर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये मेरा एक तरीके से वायर हो गया, इसको थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाता हूँ, ओके। तो ओवरऑल अब इसको आप सेपरेटली एक तरीके से समझिए। जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे सिंगल एक्सपेरिमेंट देखा था, जैसे ही आपने जिंक को इस सॉल्यूशन के अंदर डाला, तो ये जिंक क्या होगा, एक तरीके गलना स्टार्ट होगा, ओके। गलना स्टार्ट करने का मतलब क्या, ये जिंक जो है भाई स्प्लिट आउट होने लगेगा। स्प्लिट होने का मतलब क्या, ये मान लेते हैं Zn एक टूटा, ठीक है, Zn जैसे ही टूटेगा तो क्या हो जाएगा, Zn++, लेकिन इसका मतलब क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किया, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इसी के इलेक्ट्रोड में रहता है, ठीक है। उसके बाद मान लेते हैं एक और जिंक एटम टूटा, यानी Zn++, तो एक और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और रहेंगे, है ना। इस तरीके से जैसे जैसे आपका ये जिंक का जो इलेक्ट्रोड है गलते चला जाएगा, वैसे वैसे इस इलेक्ट्रोड के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बढ़ते चले जाएंगे, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स भाई नेगेटिव चार्ज होता है, तो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और रिपल्सन होने के कारण ये सब भाई, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेगा, है ना, नेगेटिव चार्ज है ना, सबको रिपेल करेगा। मीन्स ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड से निकल करके इस वायर से होते हुए ये कुछ इस तरीके से अपने आप फ्लो करने लगेगा। इसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, अपने आप एक तरीके से हो रहा है ये, ठीक है। और क्योंकि इस वायर से होते हुए इलेक्ट्रॉन आपका इस इलेक्ट्रोड के पास पहुंच रहा है, तो अगर मैं इस बीच में इसके बीच में भाई एक बल्ब लगा दूँ इस तरीके का, ओके, इस तरीके का अगर मैं एक बल्ब लगा दूँ, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा फिर क्या होगा, इस बल्ब के फिलामेंट से होते हुए फिर ये इस तरीके से अपना एक तरीके से पाथ फॉलो करेगा, तो आपका ये बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो करने लगेगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ओके। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है भाई, मान लेते हैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मैं दिखा देता हूँ, ये 2 इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, इस सिंगल जिंक के एटम के टूटने के कारण 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक तरीके से इस तरीके यहाँ पे पहुँच गया है। अब इन 2 इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, इसके अंदर जो सॉल्यूशन के अंदर जो कॉपर++ है भाई, ये क्योंकि भाई ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, यानी ये Cu++ यहाँ पहुँच जाएगा भाई। ये पूरा इलेक्ट्रोड समझिए ना, नेगेटिव हो जाएगा एक तरीके से, क्योंकि यहाँ पे चार्ज बढ़ते चला जा रहा ना भाई। किसी भी एटम के ऊपर या फिर किसी भी, जैसे मान लेते हैं पूरा का पूरा एक प्लेट है, ठीक है, एल्युमिनियम का प्लेट, ठीक है, मान लेते हैं इसमें 10,000 एल्युमिनियम का एटम है, इसका मतलब क्या हुआ,
जितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे उतना ही प्रोटॉन है, सही बात है। लेकिन मान लेते हैं मैंने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन खींच दिया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, इसका मतलब क्या हुआ, इस पूरे प्लेट के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, समझ में आया, एक पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस पूरे प्लेट के ऊपर। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, पहले तो न्यूट्रल होगा, लेकिन अब ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, इसका मतलब क्या, इस पूरे प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो जितने भी कॉपर प्लस प्लस आयोन्स हैं ये क्या होंगे, इस नेगेटिव का अट्रैक्ट करेंगे। तो ओवरऑल अभी मैं एक कॉपर आयोन्स के बारे में बता रहा हूँ कि ये कॉपर आयोन्स जैसे यहाँ पे आएगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा ये, ठीक है। और 2 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखता हूँ, ये क्या था Cu प्लस प्लस, इसने क्या किया 2 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ऐड कर लिए, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल बन जाएगा, मीन्स ये सॉलिड बन जाएगा। क्लियर हुआ। और ये क्योंकि कॉपर है तो कॉपर ये अपने आप न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल में क्या करेगा, ये सॉलिड बन जाएगा, यानी यहाँ पे ये जो यहाँ पे न्यूट्रल एटम बना ना 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के, ये यहाँ पे चिपक जाएगा भाई, ठीक है। और इसी तरीके से और भी इसमें आपके कॉपर प्लस प्लस आयन्स है, कॉपर प्लस प्लस आयन्स है, इधर से आपका इलेक्ट्रॉन आते चला जा रहा है ना, तो सारा का सारा 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के सारे के सारे कॉपर एटम क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल होते चले जाएंगे और यहाँ पे आपका लेयर चढ़ते चला जाएगा, मीन्स ये वाला जो इलेक्ट्रोड है मोटा होते चला जाएगा और ये वाला जो है आपका गलते चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है जिसके कारण आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, ठीक है, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड, और इसके बीच में आपने बल्ब कनेक्ट किया, इसका मतलब क्या हुआ, आपका वो बल्ब ग्लो कर रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं भाई सिंपल सेल, ठीक है, सिंपल सेल हो गया ये। इसको वोल्टेइक सेल बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, और अगर आपने इलेक्ट्रोड इधर जिंक लिया इधर कॉपर लिया तो इसको हम लोग डैनियल सेल भी बोलते हैं। ओके, तो ओवरऑल इसको अब हम लोग और भी डिटेल में बात करते हैं थोड़ा सा। देखिए अब यहाँ पे होगा क्या, थोड़ा सा यहाँ पे पॉज करके थोड़ा सा समझा रहा हूँ, इस बीकर के ऊपर फोकस कर रहे हैं लेफ्ट साइड में, इसको हम लोग हाफ सेल बोलते हैं भाई, ठीक है, ये हाफ सेल वो हाफ सेल, ठीक है। तो अभी हम लोग लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं। तो लेफ्ट साइड वाले बीकर को अगर आप देखें, हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया था, इसमें पानी ऐड किया था भाई, मान लेते हैं डिस्टिल वाटर मैंने ऐड किया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया है, उसके बाद मैंने यहाँ पे ZnSO4 एक तरीके से ऐड किया है। लेकिन आप समझिए जब मैंने ZnSO4 अपने हाथ में लिया होगा थोड़ा सा, है ना, तो भाई वो अपने आप में क्या होगा, न्यूट्रल होगा, समझ में बात को, ZnSO4 अपने आप में न्यूट्रल होगा। फिर इसको जैसे अपने पानी में एक तरीके से डाल दिया तो ये स्प्लिट हो जाएगा, है ना। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर Zn++ के ऐसे मान लेते हैं 10,000 आयन्स होंगे इस पानी के अंदर, इसका मतलब क्या हुआ कि SO4 का भी SO4 का माइनस भी क्या होगा, 10,000 एटम्स होंगे, तभी तो सब मिल करके पहले, मतलब ओवरऑल क्या एक तरीके से यहाँ पे चार्ज का बैलेंस्ड है, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है, और ये एक और दिखा देता हूँ, ये दोनों, मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर इसमें 10,000 Zn++ के आयोन्स हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10,000 आपके SO4 माइनस के भी आयोन्स हो गए, मीन्स इस बीकर के अंदर आपका कोई भी नेट चार्ज नहीं है, ये ओवरऑल क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे भी अगर आपका 10,000 कॉपर आयोन्स होगा तो उसी तरीके से 10,000 यहाँ पे SO4 माइनस का भी आयोन्स होगा, है ना। तो ओवरऑल स्टार्टिंग के टाइम में ये ओवरऑल ये वाला बीकर और ये वाला बीकर आपस में न्यूट्रल था, ठीक है। तो अभी फिर से इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ भाई, या फिर यहाँ पे फिर से बताता हूँ, ठीक है, इस डायग्राम को डिस्टर्ब नहीं करता है, फिर से समझिए। SO4 माइनस Zn माइनस यानी प्लस, ठीक है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड दिखा देता हूँ, यहाँ पे दूसरा ये कॉपर है, ये मेरा जिंक है, इसके अंदर Cu++ और SO4 माइनस, ये वायर से इस तरीके कनेक्टेड है। तो फर्स्ट पहले हम लोग एक एटम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक एटम जब ये यहाँ से टूटेगा यानी Zn++ हो जाएगा और इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्लियर हो गया। और अभी देखिए भाई क्या होगा एक्चुअली, ये Zn++, ठीक है। सबसे पहले तो 10,000 आपका ये वाला था आयोन्स और 10,000 ये वाला था आयोन्स, है ना। तो ओवरऑल ये दोनों को चार्ज एक तरीके से बैलेंस कर न्यूट्रल किया हुआ था। लेकिन अब देखिए जैसे जैसे यहाँ पे स्प्लिट होते चला जाएगा तो आप देख रहे हैं Zn++ जैसे जैसे स्प्लिट होते चला जाएगा, जितना ज़्यादा यहाँ पे स्प्लिट होगा उतना ज़्यादा Zn++ सॉल्यूशन के अंदर ऐड होते चला जाएगा भाई, ठीक है।
और इस Zn++ के लिए यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज तो है नहीं ना। जैसे सॉल्यूशन के अंदर क्या था, SO4- और Zn++ को एक तरह न्यूट्रल किया हुआ था, लेकिन भाई ये जो एक्स्ट्रा यहाँ पे Zn++ आ रहा है सॉल्यूशन के अंदर, इसको न्यूट्रल करने के लिए कोई नेगेटिव चार्ज यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ते चला जाएगा वैसे वैसे यहाँ पे यानी इस बीकर के अंदर क्या होगा, Zn+ मीन्स पॉजिटिव चार्ज एक तरीके से बढ़ते चले जाएंगे, यानी ओवरऑल ये बीकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का लेयर बन जाएगा भाई, ठीक है, पूरा पॉजिटिव चार्ज हो गया। उसी तरीके से अगर हम लोग इस साइड की बात करें, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से ट्रैवल करते हुए आ रहा है, और ओवरऑल ये जो कॉपर++ है, पहले क्या था 10,000 कॉपर++ था और 10,000 SO4- था, तो ओवरऑल पॉजिटिव नेगेटिव आपस में बैलेंस थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ओवरऑल ये नेट नेगेटिव प्लेट बन जा रहा है, तो ये कॉपर क्या हो जा रहा है, ये सारे के सारे कॉपर क्या हो जा रहे हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन लेकर न्यूट्रल बनते चले जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन के अंदर से ये कॉपर++ ये गायब होते चले जा रहे हैं भाई, ठीक है। अब सॉल्यूशन के अंदर बचा क्या, कॉपर++ गायब कैसे हो रहा है, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन लेकर के अपने आप में क्या हो जा रहा है, ये न्यूट्रल बन जा रहा है, ठीक है, Cu बन जा रहा है, और Cu बन के क्या हो जा रहा है, इसके अंदर जमते चला जा रहा है, मींस थिक होता चला जा रहा है इसका इलेक्ट्रोड। अब सॉल्यूशन के अंदर क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ SO4- बचा है। इसका मतलब क्या, इसके अंदर आपका सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन के अंदर नेगेटिव चार्ज बचेगा SO4- के कारण, ठीक है। तो ओवरऑल इधर आपका एक पॉजिटिव चार्ज यानी एक पॉजिटिव पोटेंशियल बन गया, इधर आपका नेगेटिव पोटेंशियल बन गया। क्लियर हो गया, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके कारण अब होगा क्या, भाई कि अब अगर यहाँ पे हम लोग देखें, कलर का बहुत दिक्कत है यहाँ पे भाई, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि यहाँ से Zn टूट रहा है, तो Zn टूट रहा है मतलब क्या, इसके अंदर आपका दो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड के अंदर रह जा रहे हैं। तो भाई क्योंकि इधर मेरा पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप होते चला जा रहा है, तो ओवरऑल ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे इस इलेक्ट्रोड के अंदर, ये पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो ओवरऑल ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बन रहा है ना सॉल्यूशन के अंदर, ये इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को खींच करके रखेगा, अपने अंदर बांध करके रखेगा, फिर ये एक अट्रैक्शन फोर्स बनाए हुए रहेगा, इसको उस साइड जाने नहीं देगा, समझ में आया, पकड़े हुए रहेगा, ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को पकड़े हुए रहेगा, उधर की तरफ जाने नहीं देगा। अब इस साइड देखिए यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा नेगेटिव चार्ज आ चुका है, ये पूरा आपका सॉल्यूशन नेगेटिव चार्ज से बिहेव कर रहा है, तो इधर से जो इलेक्ट्रॉन कोई आना भी चाहेगा तो ये नेगेटिव चार्ज और ये भी नेगेटिव चार्ज तो ओवरऑल रिपेल करेगा, यानी इसको आने नहीं देगा, ठीक है। तो ओवरऑल स्टार्टिंग के टाइम में यानी जब बीकर आपका न्यूट्रल रहेगा, ठीक है, जब आपका ये बीकर न्यूट्रल रहेगा, मीन्स जितना Zn++ है और जितना SO4- है, और जब आप यहाँ पे Zn डालेंगे इलेक्ट्रॉन, तो कुछ समय के लिए तो आपका इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो होगा, ठीक है, कुछ समय तक आपका यहाँ पे बल्ब जलेगा, या फिर कहीं यहाँ पे अगर आपने एमीटर लगाया तो एमीटर डिफ्लेक्शन देगा, या फिर वोल्ट मीटर लगाया तो वोल्ट मीटर आपका डिफ्लेक्शन देगा। लेकिन कुछ समय के बाद क्योंकि यहाँ पे चार्ज बिल्डअप होते चला जाएगा, तो ओवरऑल क्या करेगा, ये जो फर्दर इलेक्ट्रॉन इसको होल्ड कर लेगा, जाने नहीं देगा, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बिल्डअप होते चला जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक तरीके से यहाँ पे, क्योंकि भाई ये अब करंट को फ्लो होने नहीं दे रहा ना, पहले करंट कैसे फ्लो हो रहा था, फर्स्ट केस में यहाँ पे समझिए, इसको मिटाता हूँ, पहले इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो हो रहा था, यहाँ से इजीली फ्लो हो रहा था इस साइड से, यानी इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये था, इसका मतलब क्या, करंट का डायरेक्शन इधर, इसका जस्ट अपोजिट होता है, करंट का डायरेक्शन अपोजिट, इसका मतलब क्या, ये मेरा पॉजिटिव बनेगा और ये मेरा नेगेटिव बनेगा, ठीक है। पॉजिटिव वाले को हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं, ठीक है, ये मेरा पॉजिटिव है ना भाई, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है उसके जस्ट डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, ठीक है, हमका करंट का डायरेक्शन इस तरीके से है। अब देखिए यहाँ पे समझिए, पहले यहाँ पे मेरा पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप हो जा रहा है, जैसे जैसे ये केमिकल रिएक्शन होते चला जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव, इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉजिटिव पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल, इसका मतलब क्या, अब करंट जो होगा, मतलब पोटेंशियल के हिसाब से देखिए, करंट मेरा इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या, ये करंट और ये करंट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ना, इसका मतलब क्या होगा, एक तरीके से बैक ईएमएफ की तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बोलिए, समझ में आया। यानी ये जो पोटेंशियल बन रहा है, ये जो मेन इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा था इस डायरेक्शन में, जिस हम लोग करंट इस डायरेक्शन में मिल रहा था, उसको अपोज कर रहा है, ओके। तो इसका हम लोग क्या एक तरीके से सॉल्यूशन डालेंगे, कैसे हम लोग का करंट जो है यानी इलेक्ट्रॉन जो है कंटिन्यूस फ्लो होते रहे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए भाई हम लोग साल्ट ब्रिज एक तरीके से इंट्रोड्यूस करते हैं अपने बीकर के अंदर। साल्ट ब्रिज क्या होता है इसको समझिए, अगेन ये मेरा बीकर है, ओके, और अभी ये केमिकल रिएक्शन चलते चला जा रहा है और यहाँ पे मेरा पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप होते चला जा रहा है।
इधर मेरा नेगेटिव चार्ज बिल्डअप होते चला जा रहा है। यानी केमिकल रिएक्शन का हम लोगों ने होता है ना, जैसे स्विच ऑन किया, ठीक है, T=T1 पे, तो हम लोगों ने इसको स्विच ऑन किए हुए यानी वायर कनेक्ट किए हुए काफ़ी लंबा समय हो गया भाई, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो इलेक्ट्रॉन मेरा फ्लो हो रहा था इजीली, ठीक है, जिससे हम लोग करंट भी मिल रहा था, लेकिन अब क्या हो गया, यहाँ पे पोटेंशियल बन गया पॉजिटिव नेगेटिव, तो ओवरऑल अब हम लोग का यहाँ पे फ्लो होना बंद हो चुका है, ठीक है। और इसमें सॉल्यूशन भी आप इमेजिन कीजिए, इस तरह सॉल्यूशन है जिसके अंदर मेरा Zn++, इसका मात्रा बहुत ज़्यादा होगा, और SO4- इसका जितना था 10 सारी रहेगा, ठीक है। इधर मेरा इसमें भी समझिए सॉल्यूशन है, ओके। बार बार मैं नहीं बताऊंगा, आपको एज्यूम करना, ठीक है भाई। और इसमें आपका SO4- Cu++ कम जाएगा, क्योंकि वो सब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन करके ये सॉलिड बनते जा रहा है, इधर जमते चला जा रहा है। तो ओवरऑल हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं भाई, हम लोग यहाँ पे एक इन्वर्टेड, ठीक है, इन्वर्टेड U शेप का इस तरीके का ग्लास का ट्यूब लगाते हैं, ठीक है। और इस ग्लास के ट्यूब के अंदर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आप समझिए एक सब्सटेंस आता है जिसको बोलते हैं अगार, ठीक है, पाउडर होता है। और ओवरऑल इसको हम लोग सेमी लिक्विड में, ठीक है, सेमी लिक्विड मतलब क्या, ना ही पूरा लिक्विड, मतलब जैसे आटा कैसे सानते हैं, आटा से भी थोड़ा सा लिक्विड स्टेट में, ठीक है, सेमी लिक्विड स्टेट में हम लोग उसको फिल कर देंगे इस ट्यूब को। और इस सेमी लिक्विड के अंदर हम लोग क्या डाल देंगे, मान लेते हैं मैंने नमक डाल दिया, ठीक है। तो लिक्विड है, इसका मतलब क्या हुआ, आपका परमिटिविटी बढ़ जाएगा, तो NaCl क्या हो जाएगा, दो पार्ट में स्प्लिट आउट हो जाएगा, ठीक है। Na++ Cl-, Na+Cl- इस तरीके का आपका ये साल्ट ब्रिज होता है, ठीक है। तो ओवरऑल और यहाँ पे इसके मुंह पे हम लोग कॉटन लगा देते हैं ताकि सेमी लिक्विड फ्लो ना हो। तो ओवरऑल देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे क्योंकि भाई नेगेटिव चार्ज एक तरीके से बना हुआ है, तो जो इस साल्ट ब्रिज के अंदर जो मेरा Na++ आयोन्स है, Na++ आयोन्स क्या होंगे, ये ऑटोमेटिक इस नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे। मींस यहाँ पे आपका Na++ साल्ट ब्रिज से आते चला जाएगा, ठीक है। और इन नेगेटिविटी को क्या करेगा, एक तरीके से न्यूट्रल करते चला जाएगा, ठीक है। और इधर क्योंकि मेरा पॉजिटिव चार्ज बन रहा था, तो ओवरऑल ये जो आपका Cl- ये सब क्या हो जाएगा, इस पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, तो Cl- सबसे मिलकर क्या कर देगा, इसके पॉजिटिविटी को कमते चला जाएगा। तो साल्ट ब्रिज का ओवरऑल क्या काम होता है भाई, ये एक तरीके से यहाँ पे जो पॉजिटिव पोटेंशियल बन रहा था, पॉजिटिव चार्ज जो बिल्डअप हो रहा था उसको एक तरीके से न्यूट्रल कर देता है, और इस साइड में जो आपका नेगेटिव चार्ज बिल्डअप हो रहा था उसको ये एक तरीके से न्यूट्रल कर देगा। तो ओवरऑल अब ये चार्ज न्यूट्रल हो गए, तो ओवरऑल यहाँ पे जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे अब ये ओवरऑल एक दूसरे को रिपेल करके अब क्या होंगे, फर्दर ये इजीली एक तरीके से मूव कर सकते हैं, जैसे स्टार्टिंग के टाइम में ये मूव कर रहे थे। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से आपका एक सिंपल सा सेल काम करता है। इसके अंदर ओवरऑल क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन, क्योंकि जिंक आपका ब्रेक डाउन हो रहा है, और यहाँ ब्रेक डाउन होने के बाद जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स एक तरीके से यहाँ पे वायर के थ्रू होते हुए दूसरे इलेक्ट्रोड्स के पास पहुँच रहे हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा भाई आयोन्स के ऊपर फोकस करते हैं। देखिए यहाँ पे कंडक्शन कैसे हो रहा है, तो ये जो आपका वायर है या फिर ये जो इलेक्ट्रोड्स है मेरे, इस इलेक्ट्रोड्स के अंदर तो आप देख रहे हैं साफ साफ के इलेक्ट्रॉन मेरा एक तरीके से फ्लो हो रहा है। बाहर में जो एक्सटर्नल सर्किट है वायर का, इसमें भी आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँच रहा है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा इस सॉल्यूशन के अंदर देखते हैं कि सॉल्यूशन के अंदर आयोन्स कैसे एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। क्योंकि भाई यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, जैसे आपका बेसिक सा क्वेश्चन आएगा कि अगर आपने पढ़ा होगा बेसिक इलेक्ट्रिकल भाई, तो करंट को फ्लो होने के लिए सर्किट मेरा कंप्लीट होना चाहिए, है ना। ये सर्किट कंप्लीट है, ये आर है, ये वी है, इसमें आपका आई फ्लो होगा। तो अभी आपने जो सेल डिज़ाइन किया, ये एक इलेक्ट्रोड हो गया, ये एक इलेक्ट्रोड हो गया, ठीक है। मान लिया इसमें आपने इस तरीके वायर से जोड़ दिया, इसमें आपने एक तरीके से इलेक्ट्रोलाइट भर दिया। तो भाई मेरे ये वाला इलेक्ट्रोड और ये वाला इलेक्ट्रोड, या फिर ये वाला सॉल्यूशन है, ये वाला सॉल्यूशन आपस में कनेक्टेड कहाँ से है, ये तो नीचे से एक तरीके से ओपन सर्किट है ना ही इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है इस वाले से, ना ही आपका सॉल्यूशन एक तरीके से कनेक्टेड है, दोनों तो आपस में सेपरेटेड है। तो भाई ये सर्किट कैसे कंप्लीट हुआ, कैसे कह सकते हैं कि आपका ये चार्ज एक तरीके से यहाँ पे फ्लो होते रहेगा। तो ओवरऑल देखिए इस चीज़ को समझिए, इस क्वेश्चन ये डाउट को भी देखिए भाई, यहाँ पे हो क्या रहा है, आप देख रहे हैं साफ साफ कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलना स्टार्ट हो रहा है, ऐसे इस वायर से होते हुए ये यहाँ पे पहुँच रहा है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोड्स है, फिर जो वायर है, उसमें आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे क्या होता है कि इसके अंदर जो Cu++ थे, अब ध्यान समझिएगा, Cu++ थे भाई, और एक चीज़ समझिए आप,
इलेक्ट्रॉन मेरा कैसे फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मेरा इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट। तो करंट कैसे मिलेगा मेरे को, करंट मेरे को कैसे मिलेगा, इस डायरेक्शन में मिलेगा, है ना, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। तो ओवरऑल देखिए अगर आप यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गया तो भाई ये जो सॉल्यूशन के अंदर कॉपर प्लस प्लस था मेरा Cu++, ये क्या होगा, ये तुरंत चल करके ये दोनों इलेक्ट्रॉन को एक तरीके से लेने के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो अब देखिए इस पॉजिटिव आयोन्स का ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इलेक्ट्रोड से बाहर नहीं निकलेंगे, ये इलेक्ट्रोड्स में ही एक तरीके से, क्योंकि पूरा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की तरह काम कर रहा है, नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो ये कॉपर खुद जो है, कॉपर आयंस खुद चल करके इस इलेक्ट्रोड के पास आएगा। और अगर ये कॉपर आयंस, ये पॉजिटिव चार्ज है ना भाई, प्लस प्लस 2 चार्ज है, नहीं पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज किस डायरेक्शन मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, समझ में। तो करंट का डायरेक्शन कैसे है, करंट का डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में है ना, जिस डायरेक्शन में आपका भाई मेरे करंट का जो डायरेक्शन हम लोग कंसिडर करते हैं, हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये जो करंट मिल रहा है ये पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के कारण मिल रहा है। इसीलिए जिस डायरेक्शन में आपका नेगेटिव चार्ज फ्लो होता है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग करंट का डायरेक्शन लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए Cu++ है, मीन्स पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज आप देख रहे हैं ऐसे मूव कर रहा है, तो इस तरीके से मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहा है भाई, ठीक है। तो ओवरऑल समझिए हम लोग, ये सब सोचने वाली बात है भाई, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो पॉजिटिव आयन्स है ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। और इधर से देखिए, ध्यान समझिए, जो मेरे यहाँ से पॉजिटिव आयन्स एक तरीके से मूव कर रहा है, इस तरीके से सर्किट कैसे कंप्लीट हो रहा है समझिए। ओके, ये पूरा का पूरा इसमें जितने भी Na++ है ये पूरा ऐसे ऐसे मूव होते ऐसे आ रहा है, ठीक है। और ये इस इलेक्ट्रोड के पास जा रहा है, इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है। तो और इस साइड में अगर आप देखेंगे, मतलब ये साल्ट ब्रिज जो है ना, इस बीकर को और इस बीकर को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखता है। तो ओवरऑल आपका ये वाला और ये वाला सर्किट दोनों क्या एक दूसरे से कनेक्टेड, ओके। तो इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना भाई, ठीक है। तो साल्ट ब्रिज एक तरीके से 2 काम करता है, एक तो आपके सर्किट को कंप्लीट करके रख रहा है, और दूसरा जो है आपका यहाँ पे जो चार्ज बिल्डअप हो रहा है उसको एक तरीके से न्यूट्रल बना करके रखता है, ओके। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे इक्वेशन की बात करते हैं। इस साइड में देखें तो इस साइड में आपका क्या है, Zn, ये सॉलिड स्टेट था, इसमें से आपका क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो नेगेटिव में लिखते नहीं, ओवरऑल क्या बना, ये Zn सॉलिड बन गया, सॉरी ये Zn++ बना, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया ना, तो Zn++ यानी, और ये क्या हो गया एक तरीके से एक्वा, यानी सॉल्यूशन के अंदर मिक्स हो जा रहा है, ये पूरा सॉल्यूशन के अंदर फ्लोट कर रहा है। तो माइनस तो लिखते नहीं, तो इसको ओवरऑल हम लोग क्या लिखेंगे, जिंक मेरा सॉलिड था, ओवरऑल ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn++ में, यानी पानी के अंदर ही मिक्सअप हो गया है, और इस इलेक्ट्रॉन को इधर लेके आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरीके से ओवरऑल मेरा रिएक्शन हुआ इस साइड में, लेफ्ट हाफ सेल में, ठीक है। अब इस साइड की अगर बात करें तो इस साइड में क्या था, मेरा Cu++ था, और ये क्या था, सॉल्यूशन था एक्वस में, यानी पानी में मिला हुआ था। इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, ओके, और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके इसने क्या बना, कॉपर बना, और ये सॉलिड बन गया, क्योंकि इसके बाहर में लेयर एक तरीके से जम चुका है। तो ये हो गया भाई ओवरऑल आपका एक सिंगल सेल, जिसको हम लोग वोल्टेइक सेल भी बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं। और अगर आपने यहाँ पे इलेक्ट्रोड जिंक, लेफ्ट साइड में जिंक और राइट साइड में कॉपर लिया है, तो इसी को हम लोग डैनियल सेल भी बोलते हैं। और यहाँ पे जो वोल्टेज बनता है ये 1 पॉइंट डैनियल सेल या फिर वोल्टेइक सेल या फिर गैल्वेनिक सेल जो होता है भाई, इसका जो वोल्टेज होता है ये आपका 1.1 वोल्ट के बराबर होता है, ठीक है। और बाकी और भी बहुत तरीके का सेल होगा भाई, ठीक है। बस उसमें आपका क्या होगा, इलेक्ट्रोड चेंज हो जाएंगे, ठीक है। इधर पीबी हो गया, यानी लीड क्रोमियम हो गया, या फिर कहिए आपका मतलब इलेक्ट्रोड चेंज करते चले जाएंगे, तो सेल का भी नाम आपका चेंज होते चला जाएगा। इसको हम लोग डैनियल सेल बोलते हैं, ठीक है। डैनियल सेल का कंडीशन क्या है कि लेफ्ट साइड में आपने यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड लिया है जिंक होना चाहिए, और इस साइड में जो आपने लिया है ये कॉपर होना चाहिए, ठीक है। एक बार और देख लेता हूँ, और कुछ मिस हो रहा है उसको भी बता देता हूँ भाई, ओके। 1 मिनट बस हो गया। और एक चीज़ देखिए, इसमें आपका एनोड किधर होगा, कैथोड किधर होगा, तो हम लोगों ने ऑलरेडी बात किया भाई। देखिए केमिस्ट्री में एक रिएक्शन होता है जो बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ओके, ऑक्सीडेशन, और दूसरा होता है आपका रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा वो लूज़ करेगा। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन कहाँ लूज़ हो रहा है, ये जिंक जो है भाई, जिंक से ही इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है ना, मीन्स निकल रहा है, ठीक है, रिलीज हो रहे हैं, इसे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस साइड में मेरा ऑक्सीडेशन हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, पूरा इलेक्ट्रॉन आकर इकट्ठा हो रहा है, मीन्स इधर मेरा क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। इधर क्या होगा, मेरा रिडक्शन होगा, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये भी आपको पता होना चाहिए। और देख लेते हैं और क्या बच गया इसमें।
ठीक है। और एक चीज़ समझिए भाई, और एक चीज़ समझिए, जिस साइड में ऑक्सीडेशन होता है उस इलेक्ट्रोड में हमेशा क्या होगा, उसको हम लोग एनोड बोलते हैं, ठीक है, ये दिमाग में डाल लीजिए आप। और यहाँ पे क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आएगा भाई, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना इलेक्ट्रोड, तो ओवरऑल क्या पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो पॉजिटिव कहीं पे भी होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरीके से एनोड, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन होते चले जा रहा है, मीन्स ये नेगेटिव एक तरीके से बनते चला जा रहा है, और यहाँ पे रिडक्शन हो, तो रिडक्शन जहाँ पे होगा उसको हम लोग यहाँ पे कैथोड बोलते हैं, ठीक है, इसको आपको दिमाग में रखना है। ऑक्सीडेशन जहाँ होगा वहाँ पे एनोड, और रिडक्शन जहाँ पे होगा वहाँ पे कैथोड, ओके। और इसी चीज़ को आपको कंफ्यूज करने के लिए देखिए, ये तो हम लोगों ने भाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो दिखाया है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, लेकिन वही अगर आप करंट को एक तरीके से एज्यूम करेंगे ना, तो करंट आपका इस डायरेक्शन में एक तरीके से फ्लो हो रहा है, तो करंट आपको पता है हमेशा हायर पोटेंशियल, मीन्स इधर मेरा पॉजिटिव चार्ज होगा और इधर मेरा एक तरीके से नेगेटिव चार्ज होगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल करंट फ्लो होता है। तो किसी बुक में आपको क्या देगा कि जैसे ये पॉजिटिव दिखा दिया, करंट के डायरेक्शन को अगर रेफरेंस लेकर के चल रहा है, तो इसको फिर ये क्या बोलेगा कि जो मेरा कैथोड होता है किसमें, वोल्टेइक सेल में, कैथोड मेरा क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि करंट को रेफरेंस लेकर के ये प्लस प्लस दिखा रहा है, क्योंकि करंट जो है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होता है। तो आपको बोलेगा कि कैथोड जो होता है मेरा, ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और जो एनोड होता है मेरा, एनोड जो होता है ये मेरा एक तरीके से क्या हो जाएगा, उसके रिस्पेक्ट में ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इसको आपको दिमाग में रखना है। देखिए इसके लिए आपका एक ट्रिक भी होता है, इसको लोन बोलते हैं, ठीक है, लोन कहना मतलब लेफ्ट साइड, ठीक है, ये लेफ्ट साइड हाफ सेल हो गया, ये राइट साइड हाफ सेल हो गया। तो एल का मतलब हो गया आपका लेफ्ट साइड में भी जस्ट बताया इलेक्ट्रॉन एक तरीके से रिलीज हो रहा है, मीन्स लूज कर रहा है, तो ओ का मतलब ऑक्सीडेशन होता है साइड में, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और इसी साइड वाले को हम लोग एनोड बोलते हैं, ए का मतलब हो गया एनोड, ओके, और एन का मतलब हो गया कि एनोड जो होगा मेरा यहाँ पे नेगेटिव होगा, समझे। लेकिन किसके रिस्पेक्ट में नेगेटिव बोला जा रहा है, करंट के डायरेक्शन को लेकर के, ठीक है, कि करंट मेरा उधर से इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपने एक साइड लेफ्ट साइड के लिए एक तरीके से कैलकुलेट कर लिया डाटा, तो इसका जस्ट अपोजिट इस साइड में हो जाएगा, ठीक है। ये अगर एनोड हो गया तो इस साइड में कैथोड हो जाएगा, ये अगर नेगेटिव है तो इस साइड में पॉजिटिव हो जाएगा, इधर ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब इधर मेरा रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये था ओवरऑल आपका डैनियल सेल, या फिर कहिए गैल्वेनिक सेल, या फिर इसी को हम लोग वोल्टेइक सेल भी बोलते हैं। तो ओवरऑल लिख देता हूँ भाई, इसको हम लोग वोल्टेइक सेल भी बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, और डैनियल सेल भी बोलते हैं भाई, ठीक है, डैनियल सेल भी बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके का और भी डिफरेंट सेल होगा, सेम प्रिंसिपल पे काम करेगा, बस हम लोग का इलेक्ट्रोड यहाँ पे चेंज होते चला जाएगा, ठीक है। कभी लीड ले लेंगे, कभी क्रोमियम ले लेंगे, ठीक है, कभी अभी जैसे हम लोग जिंक लिया, कॉपर लिया, ठीक है, ओके। और यहाँ पे एक चीज़ और समझिए, एक ओवरऑल समझिए भाई कि यहाँ पे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्यों होता है, क्यों एक तरीके से जो कॉपर है यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक तरीके से खींच रहा है, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन हमेशा, जिंक से इलेक्ट्रॉन हमेशा कॉपर के साइड ही क्यों जा रहा है, कॉपर के साइड से इधर क्यों नहीं आ रहा है। तो जैसे अगर आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे ना, तो पीरियोडिक टेबल में भाई हर एक चीज़ को एक स्पेसिफिक वे में अरेंज किया गया है, ठीक है। जैसे इधर आपका पूरा हैलोजन ग्रुप है, नीचे में आपका पूरा रेडियो एक्टिव ग्रुप है ना। तो उसी तरीके से आपका एक स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर कहने का मतलब क्या कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं भाई, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन को खींचने का ताकत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दूसरे। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कॉपर है ना, कॉपर के पास इलेक्ट्रॉन को खींचने का ज़्यादा ताकत है एज़ कम्पेयर टू जिंक के मुकाबले, ठीक है। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन मेरा ज़्यादा भूखा है एज़ कम्पेयर टू जिंक, ठीक है। तो ओवरऑल ये जो कॉपर है, ये कॉपर क्या कर रहा है, फोर्सफुली एक तरीके से जिंक से इलेक्ट्रॉन लेते चला जा रहा है। तो आप ऐसे भी आप दिमाग में डाल सकते हैं, ओके। नहीं तो फिर ओवरऑल ये केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। और इसका अपने आप में चार्ट आता है भाई, थोड़ा सा बता देता हूँ क्या होता है ये चार्ट। नहीं तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में बात कर लेंगे, ओके। कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे, है ना। आपके मन में क्वेश्चन आएगा ना कि यहाँ पे आपने जिंक ही क्यों लिया है, इधर कॉपर ही क्यों लिया गया है, इधर आपने एल्युमिनियम क्यों नहीं लिया है। तो इसके लिए एक
चार्ट आता है, एक टेबल आता है, और वो टेबल बताता है कि कौन कितना एक तरीके से इलेक्ट्रॉन का भूखा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए कॉपर जो है ज़्यादा एक तरीके से इलेक्ट्रॉन के लिए भूखा है, इसलिए ये फोर्सफुली क्या कर रहा है, जिंक से एक तरीके से इलेक्ट्रॉन खींचते चला जा रहा है। तो इसके लिए अपने आप में एक टेबल आता है, वो टेबल मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बना करके दे दूँगा, ठीक है, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। बाकी हम लोग का यहाँ पे वही ख़त्म हो गया और कुछ बचा नहीं इसमें, ठीक है। ठीक है, सही है, इक्वेशन भी लिख दिया हम लोगों ने, इतना काफ़ी है भाई, क्योंकि हम लोग को एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के बेसिस पे कॉन्सेप्ट चाहिए, तो इनफ है ये।